आज हम झारखंड की एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि एक भूली बिसरी शासन व्यवस्था की गहराई में उतरने वाले हैं। इसका नाम है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जी और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक पारंपरिक व्यवस्था नहीं बताते। हाँ, बल्कि भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में से एक मानते हैं। बिल्कुल। और इस दावे में बहुत वजन है। जब हम इसकी बनावट को समझेंगे तो ये बात और भी साफ हो जाएगी। मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात लगी वो एक अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट थी। उसने साफ साफ लिखा था कि कोल्हान के हो जनजाति के लोगों को लड़ाई से जीता ही नहीं जा सकता। सही बात है। उनसे सिर्फ सहमति के रास्ते कोई समझौता हो सकता है। और मुझे लगता है यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। और आज की इस चर्चा का मकसद भी यही है। हम इस प्रणाली की संरचना, इसके जो प्रमुख पद थे और इसकी ऐतिहासिक अहमियत को परत दर परत खोलेंगे। ये न सिर्फ झारखंड के इतिहास को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस व्यवस्था की नींव इतनी मजबूत क्यों थी कि अंग्रेजों के भी पैर उखड़ गए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े टकराव से। हाँ, ये टकराव था 1830 से 1832 के बीच हुआ कोल विद्रोह। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। इसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। अच्छा। अंग्रेजों को पहली बार ये शिद्दत से एहसास हुआ कि हो जनजाति के लोगों पर बल प्रयोग करके शासन नहीं किया जा सकता। ये लोग अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो फिर अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदली। मेरे पास जो स्रोत हैं वो विल्किंसन कानून को सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि अंग्रेजों की एक बहुत ही चतुर चाल बताते हैं। उन्होंने देखा कि सीधे लड़ने से कहीं बेहतर है कि जो मौजूदा ताकतवर व्यवस्था है उसी को अपना एक तरह का टैक्स कलेक्शन एजेंट बना लिया जाए। क्या ये नजरिया सही है? ये नजरिया काफी हद तक सही है। देखिए, विल्किंसन कानून असल में अंग्रेजों की तरफ से एक मजबूरी और रणनीति का मिलाजुला रूप था। अच्छा। वो समझ गए थे कि इस इलाके में शांति बनाए रखने और राजस्व वसूलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्थानीय लोगों की अपनी व्यवस्था को मान्यता दी जाए। मतलब उन्होंने सीधे दखल देने के बजाय उसी सिस्टम के जरिए शासन करने का फैसला किया। बिल्कुल, ये एक तरह से अप्रत्यक्ष शासन था। यानी उस दौर में किसी स्थानीय शासन प्रणाली को अंग्रेजों से आधिकारिक मान्यता दिलवा लेना ये अपने आप में उस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी जीत थी। निश्चित रूप से। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये हो जनजाति के लोग कौन थे जिनका सामाजिक और राजनीतिक ढांचा इतना संगठित था। हो जनजाति, जिन्हें मुंडा समाज की ही एक उपशाखा माना जाता है, झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी? हाँ, और अगर मानवशास्त्र की नजर से देखें तो इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है, जो भारत के सबसे प्राचीन मानव समूहों में से एक माने जाते हैं। और इनका मुख्य निवास क्षेत्र आज का कोल्हान प्रमंडल है ना? जी बिल्कुल, झारखंड के दक्षिणी हिस्से में। इनकी सांस्कृतिक पहचान भी बहुत मजबूत रही है। भाषा को ही ले लीजिए आप। हाँ, इनकी अपनी भाषा है हो। बिल्कुल। जिसका नाम भी हो ही है। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपनी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि भी विकसित की। एक पूरी लिपि? हाँ, एक पूरी लिपि जिसका नाम है बारंगचिती। ये बात सोचने वाली है। एक आदिवासी समुदाय जो बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ है, वो अपनी भाषा के लिए एक पूरी लिपि विकसित कर रहा है। इसके आविष्कारक का नाम लाको बोद्रा बताया गया है। जी, ये उनके बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का बहुत बड़ा प्रमाण है। अपनी लिपि का होना किसी भी समुदाय की पहचान को अमर बना देता है। और उनकी सामाजिक बनावट भी उतनी ही मजबूत थी। जैसे एक नियम का जिक्र मिलता है। हाँ, कि इस जनजाति में किसी दूसरी जनजाति के घर पर खाना पीना वर्जित था। ये तो बहुत सख्त नियम लगता है। अगर कोई इसे तोड़ दे तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। एक तरह का सामाजिक बहिष्कार। ओह अच्छा। हालांकि वापसी का एक रास्ता था। अगर वो व्यक्ति बाद में पूरे समाज को भोज देता तो उसे वापस जाति में शामिल कर लिया जाता था। तो ये नियम एक तरह से उनके समुदाय की शुद्धता और एकता को बनाए रखने का एक तरीका था। सही बात है। तो ये साफ है कि उनका सामाजिक ढांचा बहुत संगठित और अनुशासित था। और मुझे लगता है कि यही संगठन उनकी शासन व्यवस्था में भी झलकता होगा, जो इसका सबसे मजबूत पहलू माना जाता है। बिल्कुल। तो इस व्यवस्था के दो मुख्य स्तंभ हैं, मुंडा और मानकी। कहाँ से शुरू करें? मुंडा से शुरू करते हैं, जो इस व्यवस्था की बुनियाद है। मुंडा गांव का प्रमुख होता था। मतलब आज की भाषा में समझें तो ग्राम पंचायत का प्रधान या मुखिया। हाँ बिल्कुल। गांव के सभी प्रशासनिक और छोटे मोटे न्यायिक मामले उसी के अधिकार क्षेत्र में आते थे।
एक मिनट, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। पद वंशानुगत था, यानी पिता के बाद बेटे को मिलता था, तो फिर हम इसे गणतांत्रिक व्यवस्था कैसे कह सकते हैं? ये सुनने में तो एक तरह की छोटी मोटी राजशाही जैसा लगता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है और यहीं इस व्यवस्था की खूबसूरती छिपी है। देखिए, पद भले ही वंशानुगत था, लेकिन मुंडा की शक्ति असीमित नहीं थी। अच्छा, उसे गांव के बड़े बुजुर्गों और आम लोगों की सहमति से ही फैसले लेने होते थे। अगर कोई मुंडा अत्याचारी या अयोग्य साबित होता तो गांव के लोग मिलकर उसे पद से हटा भी सकते थे। ओह, तो यहाँ गणतांत्रिक का मतलब चुनाव से नहीं, बल्कि जनता की सहमति से चलने वाले तंत्र से है। शासक वंशानुगत हो सकता है, पर शासन का आधार लोक सम्मति थी। अच्छा, तो ये एक तरह का चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम था। हाँ, अब इनकी आय की बात करते हैं। गांव का मुखिया होने के नाते इनका पारिश्रमिक कैसे तय होता था? इनकी आय का मॉडल बहुत ही दिलचस्प और सीधा साधा था। गांव से जो कुल कर वसूला जाता था, उसे हिसाब के लिए 16 आने यानी 1 रुपए मान लिया जाता था। ठीक है। उस 16 आने में से 4 आने यानी 25% हिस्सा मुंडा अपने मेहनताने के तौर पर अपने पास रखता था। तो इसका मतलब गांव से वसूले गए कुल राजस्व का 1/4 हिस्सा सीधे गांव के प्रधान के पास ही रहता था। जी, ये तो स्थानीय स्तर पर एक बहुत बड़ी वित्तीय स्वायत्तता थी। आज भी कई पंचायतें इस तरह के सीधे वित्तीय नियंत्रण के लिए संघर्ष करती हैं। सही बात है। बाकी के 12 आने का क्या होता था? बाकी के 12 आने वो अपने से ऊपर के अधिकारी यानी मानकी के पास जमा करा देता था। और यहीं से हम इस व्यवस्था के दूसरे स्तंभ पर आते हैं। ठीक है, तो मुंडा गांव का मुखिया है। मैं इस पूरी संरचना को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुंडा गांव का प्रधान है, तो क्या मानकी एक तरह का ब्लॉक प्रमुख या परगना अधिकारी जैसा कुछ था? बिल्कुल सही समझा आपने। कई गांव या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी या पीढ़ बनती थी। एक पट्टी? हाँ, इस पट्टी का जो प्रमुख होता था उसे मानकी कहा जाता था। उसका अधिकार क्षेत्र मुंडा से बड़ा था और मुंडा की ही तरह मानकी का पद भी वंशानुगत हुआ करता था। और वो जो 12 आने मुंडा से मानकी के पास पहुंचे, उनका क्या होता था? मानकी उन 12 आने को अंग्रेज सरकार के खजाने में जमा कराता था। जैसा हमने विल्किंसन कानून की बात की, ये उसी समझौते का हिस्सा था। अच्छा, तो राजस्व गांव से मुंडा के जरिए मानकी तक और मानकी से अंग्रेजों तक पहुंचता था। बिल्कुल। तो फिर इस प्रक्रिया में मानकी को क्या मिलता था? उस कुल 16 आने में से 1 आना मानकी अपने पारिश्रमिक के तौर पर रखता था। तो पूरा हिसाब एकदम साफ था। 4 आने मुंडा के, 1 आना मानकी का और बचे हुए 11 आने अंग्रेजी हुकूमत को। जी, ये एक बहुत ही व्यवस्थित राजस्व प्रणाली थी, जिसमें हर स्तर की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी दे थी। ये तो हुई प्रशासन और राजस्व की बात, लेकिन कोई भी व्यवस्था न्याय के बिना अधूरी है। अगर कोई ऐसा विवाद हो जो न तो मुंडा के स्तर पर सुलझ रहा हो और न ही मानकी के स्तर पर, तब क्या होता था? इसके लिए भी एक बहुत ही विकसित व्यवस्था थी। ऐसे जटिल मामलों को सुलझाने के लिए 3 मानकी की एक समिति बनती थी। 3 मानकी की समिति? हाँ, यानी आसपास की पट्टियों के 3 मानकी मिलकर बैठते थे और उस मामले पर सुनवाई करते थे। उनका फैसला अंतिम माना जाता था। ये तो एक तरह की उच्च न्यायपीठ या अपील बेंच की तरह काम करता था। ये दिखाता है कि उनकी न्याय प्रणाली कितनी परिपक्व थी। बिल्कुल। अब जाहिर है कि सिर्फ मुंडा और मानकी मिलकर इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं चला सकते थे। उनकी मदद के लिए कई और अधिकारी भी होते थे। हाँ, उन पर भी बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है डाकुआ का। ये कौन था? डाकुआ मुंडा का सबसे खास सहयोगी और कह सकते हैं कि संदेशवाहक था। अच्छा। उसका मुख्य काम था मुंडा के फैसलों, आदेशों और सभा की सूचनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाना। एक तरह से वो मुंडा का सचिव और गांव का सूचना अधिकारी था। और उसका वेतन? उसका भी कोई हिस्सा तय था? उसका वेतन मॉडल और भी अनोखा था। उसे कोई तय तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि गांव में किसी विवाद पर जो जुर्माना या दंड लगाया जाता था, उस दंड की राशि का आधा हिस्सा डाकुआ को मिलता था। क्या बात है! ये तो बहुत ही स्मार्ट इंसेंटिव सिस्टम है। मतलब ये सुनिश्चित करना कि दंड की वसूली हो, ये डाकुआ के अपने हित में था। हाँ, व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसे ही व्यावहारिक नियम बनाए गए थे। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पद था दिउरी। ये गांव का धार्मिक प्रधान होता था। मतलब पूजा पाठ, त्योहार, ये सब? जी, पूजा पाठ, शादी ब्याह, त्योहार और अन्य सभी धार्मिक अनुष्ठान दिउरी ही संपन्न कराता था। अगर कोई धार्मिक मसला या विवाद होता तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी।
और स्रोत में यात्रा द्यूरी का भी जिक्र है। यात्रा द्योरी का सहायक होता था, जो बड़े धार्मिक आयोजनों और यात्राओं में उसकी मदद करता था। राजस्व वसूली के लिए क्या कोई अलग से अधिकारी था? नहीं, इसके लिए भी एक समर्पित अधिकारी था जिसे तहसीलदार कहते थे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उसका मुख्य काम लगान वसूलना और उसका पूरा हिसाब किताब रखना था। तो वो सुनिश्चित करता था कि राजस्व समय पर इकट्ठा होकर मुंडा तक पहुंच जाए। बिल्कुल। एक आखिरी पद जिसका जिक्र मिलता है वो है पीर पंच। इसकी क्या भूमिका थी? पीर पंच को पढ़ा यानी पट्टी का न्यायिक प्रधान बताया गया है। इससे ये अंदाजा लगता है कि मानकी के स्तर पर न्यायिक मामलों को देखने के लिए ये एक विशिष्ट अधिकारी होता था। ये इस बात का भी संकेत है कि शायद प्रशासन और न्याय को कुछ हद तक अलग रखने की भी सोच उस व्यवस्था में मौजूद थी। हो सकता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सुविकसित प्रशासनिक ढांचा था। ग्राम स्तर पर मुंडा, उसके ऊपर पट्टी स्तर पर मानकी और फिर उनकी सहायता के लिए डाकुआ, तहसीलदार, द्यूरी जैसे अधिकारियों की एक पूरी टीम। निश्चित रूप से राजस्व, न्याय, प्रशासन और धर्म हर पहलू के लिए स्पष्ट पद और जिम्मेदारियां तय थीं। और आज की चर्चा से ये बात साफ हो जाती है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था सिर्फ एक आदिवासी परंपरा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद आधुनिक सोच वाली और प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली थी। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इसने उस समय की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों को भी इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, समझौता करने और इसे मान्यता देने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये वाकई झारखंड के इतिहास और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का एक गौरवशाली अध्याय है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये सारी जानकारी सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि झारखंड से जुड़ी परीक्षाओं जैसे JSSC और JPSC की तैयारी करने वालों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे उनके सिलेबस का हिस्सा है। हाँ, इस व्यवस्था की संरचना, प्रमुख पद जैसे मुंडा, मानकी, डाकुआ, द्यूरी और उनके काम, ये सब याद रखना परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस ऐतिहासिक स्वशासन प्रणाली के कौन से तत्व, जैसे कि स्थानीय वित्तीय स्वायत्तता या सामूहिक न्याय की प्रक्रिया, आज के हमारी आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था में भी देखे जा सकते हैं, या फिर आज की व्यवस्था इस प्राचीन प्रणाली से क्या सीख सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।